हेलो 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 एवरीवन। वेलकम बैक टू सिलेबस सिंप्लीफाइड। पिछली क्लास में हमने बात की थी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की। आज हम बात करने जा रहे हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ऑफ 1972। ये एक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये बहुत छोटा सा एक्ट है, लेकिन इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो पहले आप पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की वीडियो को देख के आइए एंड देन इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। अगर आप ये सब वीडियोस देख चुके हैं तो चलिए मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस की सीरीज़ को। तो दोस्तों, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 समझने के लिए हमें इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा, जो है ग्रेच्युटी। अब देखिए ग्रेच्युटी क्या होता है। ग्रेच्युटी एक लमसम पेमेंट है। लमसम यानी कि एक साथ दिया जाने वाला पेमेंट, किसके द्वारा? एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को। ठीक है, मतलब जो फैक्ट्री का मालिक है वो अपने एम्प्लॉय, अपने वर्कर को एक लमसम पेमेंट प्रोवाइड करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी। ठीक है। अब लमसम का एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सैलरी क्या होती है? सैलरी या वेजेस हमें पता है कि ये हर मंथ मिलता है। ठीक है, मंथली इसको पेमेंट की जाती है। उसी तरह बोनस क्या होता है? बोनस हमें एनुअली मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है? इंस्टॉलमेंट में मिलता है पैसा, मतलब ये बार बार मिलता रहता है आपको। सैलरी मंथली, बोनस एनुअली। बट ग्रेच्युटी क्या चीज़ है? ग्रेच्युटी आपको सिर्फ एक बार मिलती है। ठीक है, ये जो ग्रेच्युटी वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये आया है वर्ड ग्रेटिट्यूड से। ठीक है, ये ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब होता है? हमें पता है ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंक, एज अ थैंकफुलनेस। तो ग्रेच्युटी क्या होता है? एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन होता है। किसके द्वारा? बाय एम्प्लॉयर। क्यों दिया जाता है? एम्प्लॉय के लॉन्ग और कॉन्टिन्यूस सर्विस के अगेंस्ट में। ठीक है, एम्प्लॉय अगर बहुत मेहनत से बहुत सालों तक काम करता है तो उसके बदले में एम्प्लॉयर उसे एक ग्रेच्युटी प्रोवाइड करता है, जो कि एक लमसम अमाउंट होता है। ओके, ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखो, जब तक वर्कर काम कर रहा है तब तक तो उसको हर मंथ सैलरी मिल रही है, इवन एनुअल बोनस भी मिल रहा है। लेकिन सपोज अब वो काम करना बंद कर रहा है, अब वो ओल्ड एज के कारण रिटायर हो रहा है या फिर डिजीज के कारण रिटायर हो रहा है, तो उसके पास कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए एंड वो इनकम के सोर्स के तौर पे उसको एक ग्रेच्युटी मिलती है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। ठीक है, ये उसको एज अ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो अब इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सिंपल सी बात है, हम ये इंश्योर करेंगे कि ग्रेच्युटी के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड हो। ये इंश्योर करना कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक काम किया है, इतने सालों तक हार्ड वर्क किया है, अपने एफर्ट्स दिए हैं, तो उसके बदले में उनको एक मैंडेटरी बेनिफिट मिले। और ये सब बेनिफिट इसलिए मिले ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले और उनका वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो ये सब इंश्योर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो हमें इस स्लाइड से क्या समझना था कि ग्रेच्युटी क्या होती है, और ग्रेच्युटी को देने के लिए हमारे पास एक एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो ये एक्ट क्यों लाया गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें समझना है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अगेन, ये डेफिनेशन कहाँ दी होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? वो है कॉन्टिन्यूस सर्विस। ओके, कॉन्टिन्यूस सर्विस क्या होती है ये हम आगे डिटेल में समझेंगे, पर अगर आप नाम से समझ पाए, कॉन्टिन्यूस सर्विस मतलब अनइंटरप्टेड सर्विस। मतलब कोई ऐसी सर्विस, कोई ऐसी जॉब जो आपने कंटिन्यूसली की है बिना किसी रुकावट के। ठीक है, इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। पर हमारा ये क्राइटेरिया क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलने के लिए कम से कम 5 साल की कॉन्टिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है वेजिस की। अब अगेन यहाँ पे वेजिस की बात सेम हो रही है जो हमारी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में थी, कि वेजेस के अंदर क्या क्या आता है? ऑल एमोल्यूमेंट्स अर्नड वाइल ऑन ड्यूटी, जिसके अंदर दो चीज़ें कवर्ड होती हैं हमारी, बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस। आपको याद होगा जब हमने पेमेंट ऑफ बोनस ऐड किया था, वहाँ पर भी वेजेस की डेफिनेशन में सेम बात लिखी थी कि वेजेस के अंदर क्या क्या आता है? बेसिक पे एंड डीएनएस अलाउंस। ठीक है, इसके अंदर बोनस नहीं आता, कमीशन नहीं आता, हाउस रेंट अलाउंस नहीं आता,
ओवर टाइम वेजेस नहीं आते, ये सब हमने बात की थी। इन सबको क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की डेफिनेशन अगेन ये भी हम पहले देख चुके हैं। एम्प्लॉय कौन होगा, एनी पर्सन हु इज वर्किंग फॉर वेजेस। ठीक है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो काम कर रहा है ताकि उसको बदले में वेजेस मिले। अब इसके अंदर एक फैक्ट्री के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब आते हैं, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, या जिनको हम टेम्पररी वर्कर्स भी बोलते हैं। लेकिन कौन नहीं आता, हमारे अप्रेंटिसेस नहीं आते हैं। ठीक है, हमने देखा था अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी इंसान जो ट्रेनिंग पे है या जिसको हम बोलते हैं इंटर्नशिप पे है, तो वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में ग्रेचुटी कंसिडर करने के लिए नहीं आता। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है, फैमिली। अब फैमिली क्या होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं फैमिली, तो यहाँ पर इस एक्ट में क्या बात की जाती है कि ग्रेचुटी मिलने के लिए एक एम्प्लॉय को 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, एंड उसके बाद ये जो ग्रेचुटी का पैसा है वो उसको मिल जाता है। पर अगर किसी कंडीशन में एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है काम करते टाइम, तो ग्रेचुटी का पैसा किसको मिलेगा, उसकी फैमिली को मिलेगा। एंड फैमिली में हम किसकी बात करते हैं, अगर एक मेल एम्प्लॉय है तो फैमिली में कौन कौन कंसिडर होगा, वो खुद कंसिडर होगा, प्लस उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स। अभी जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं ये उसके खुद के भी हो सकते हैं एंड उसकी वाइफ के भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसके खुद के माँ बाप या फिर उसके सास ससुर, यानी कि दोनों के पेरेंट्स कवर हो सकते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं फीमेल एम्प्लॉयज़ की, तो वहाँ पर भी बिल्कुल सेम बात की जाती है कि फैमिली में कौन कंसिडर होगा, फीमेल एम्प्लॉय खुद, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे एंड उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स। एंड अगेन डिपेंडेंट पेरेंट्स में फीमेल एम्प्लॉय के पेरेंट्स भी आते हैं एंड उसके हस्बैंड के पेरेंट्स भी आते हैं। ओके, तो ये बात होती है, इस ये किसकी डेफिनेशन है, हमारी फैमिली की। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट क्या होता है, देखो आपने नॉर्मल सिनेरियोज में ये वर्ड सुना होगा रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई अपना काम करना बंद कर दे, जब वो परमानेंटली छोड़ दे अपना काम, उसको नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ में रिटायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो रिटायरमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं हमारी, एक आता है सुपर एनुएशन और एक होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, कभी हम सुनते हैं कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो रिटायरमेंट ले लेता है कि अब वो उसके बाद नहीं खेलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, और एक दूसरी रिटायरमेंट भी होती है जो आपने नॉर्मली गवर्नमेंट सर्विसेज में सुनी होगी। जैसे आपको पता होगा कि 60 की एज के बाद लोग कहते हैं कि वो रिटायर हो गए हैं। ठीक है, तो इस रिटायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपर एनुएशन। इसका मतलब ये वॉलंटरी नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, ये आपको लेनी ही पड़ेगी क्योंकि आप एक एज का थ्रेशोल्ड, एक एज का क्राइटेरिया आप क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट। जो सुपर एनुएशन होती है ये वॉलंटरी नहीं होती है, ये कंपलसरी होती है। एंड एक दूसरी रिटायरमेंट होती है जो वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी का मतलब आप अपनी मर्जी से खुद रिटायरमेंट ले रहे हैं, आप अपनी मर्जी से खुद अपनी जॉब जो है वो छोड़ रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों जो डेफिनेशन आती है ये रिटायरमेंट के अंदर आती है जो इस एक्ट के अंदर बात की गई है। अगली डेफिनेशन एम्प्लॉयर। अब अगेन आप एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों की डेफिनेशन से जो है ऑलरेडी काफ़ी बार रूबरू हो चुके हैं। यहाँ पर भी एम्प्लॉयर की बात की जा रही है, तो एम्प्लॉयर कौन होगा, वो पर्सन या अथॉरिटी जिसके पास पूरे इस्टेब्लिशमेंट का अल्टीमेट कंट्रोल है और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्रेचुटी की पेमेंट करेगा। सिर्फ ग्रेचुटी नहीं, यही एम्प्लॉयर जो है वो पेमेंट करेगा किसकी, वेजेस की भी और बोनस की भी। एंड थर्ड, ग्रेचुटी की पेमेंट भी वही करेगा। ओके, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट जो हमें समझनी थी। आई होप आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कॉन्टिन्यूस सर्विस की। मैंने यहाँ पर बताया था एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है कंटिन्यूस सर्विस की, जो यहाँ दी हुई है, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो कॉन्टिन्यूस सर्विस क्या होता है, देखो कॉन्टिन्यूस सर्विस का मतलब यहाँ पे बात की गई है कि ग्रेचुटी मिलने के लिए एक एम्प्लॉय तभी एलिजिबल होगा जब उसने 5 साल तक कॉन्टिन्यूस सर्विस की होगी। ठीक है, अब नाम से तो लग रहा है कॉन्टिन्यूस मतलब कि वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, मतलब वो डेली काम कर रहा होगा। बट 5 साल तक कैसे कॉन्टिन्यूस सर्विस होगी वो हम समझ लेते हैं। देखो कॉन्टिन्यूस सर्विस करने के लिए अगर आप बीच में लीव भी ले रहे हैं, अगर आप किसी तरह की छुट्टी भी ले रहे हैं, तो वो भी अलाउड है। ठीक है, 5 साल तक आपने 5 साल तक अगर आप काम कर रहे हैं, तो उस काम करने का क्या मतलब है कि एक साल में आप जितना भी काम करते हैं, मान लीजिए एक साल में 365 दिन है,
ठीक है। तो 365 दिन में से आप ऑब्वियसली 365 दिन तो काम नहीं करेंगे, बीच में कुछ दिन तो छुट्टी के होंगे, जो हम बोल सकते हैं हॉलीडेज़ के दिन होंगे। पर उसके अलावा भी अगर आप इन सब चीज़ों की वजह से छुट्टी लेते हैं, तो तब भी आपको कॉन्टिन्यूस सर्विस के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा, तब भी ऐसा माना जाएगा कि आपने कॉन्टिन्यूस सर्विस प्रोवाइड की है। तो ये सब क्या रीजंस हैं? पहली बात तो लीव ड्यू टू सिकनेस, अगर आप बीमार पड़ते हैं या आप किसी तरह के एक्सीडेंट से गुजरते हैं, तो अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, तो तब भी आपकी सर्विस को कॉन्टिन्यूस सर्विस समझा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सिकनेस की वजह से 2 महीने छुट्टी पे नहीं आए या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया एंड आप 4 महीने तक नहीं आ पाए, तो आपको ग्रेच्युटी के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ ये एक्ट साफ बात करता है कि अगर आप इन कारणों की वजह से छुट्टी लेते हैं, तो भी आप ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। सेकंड, ऑथराइज्ड लीव ऑफ एनी काइंड, अगर आपने एम्प्लॉयर से पहले से ही बात कर रखी है, अगर आपके एम्प्लॉयर को पता है कि आप किसी वजह से छुट्टी लेने वाले हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई शादी है या फिर कोई और आप कहीं छुट्टी पे जा रहे हैं, उस वजह से आपने पहले से ही अप्रूव्ड हॉलीडेज ले रखी हैं, तो भी आप ग्रेच्युटी के लिए कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद है एब्सेंस विदाउट लीव, अगर आपने बिना बताए छुट्टी ले लिया, अगर आप बिना किसी रीज़न की छुट्टी ले लेते हैं, तो भी आप कंसिडर किए जाते हैं, अनलेस कंपनी के रूल्स में ये स्ट्रिक्टली मना हो, अनलेस कंपनी के रूल्स में लिखा हो कि आप बिना बताए छुट्टी नहीं ले सकते, अदरवाइज तो आपको कंसिडर तब भी किया जाएगा ग्रेच्युटी के लिए। ओके। अगला है ले ऑफ, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, अगर इन सब रीजंस की वजह से भी आप काम नहीं कर पा रहे, तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा। अब ये सब क्या होते हैं, ये हम समझेंगे जब हम आगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ेंगे, तब हम इन सब वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे। उसके बाद मैटरनिटी लीव, अगर आप फीमेल एम्प्लॉई हैं एंड 26 वीक्स तक की मैटरनिटी लीव अलाउड होती है, ये हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में देखेंगे। तो अगर आप मैटरनिटी लीव पे जाते हैं, तो भी उस सर्विस को कॉन्टिन्यूस सर्विस माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप मैटरनिटी लीव पे चले गए थे तो आपने कॉन्टिन्यूसली काम नहीं किया है, आपने छुट्टी ले ली, ऐसा नहीं माना जाएगा। इन सब रीजंस की वजह से अगर आप कोई भी छुट्टी लेते हैं, अगर आप काम से गायब रहते हैं, तो भी आप कॉन्टिन्यूस सर्विस में इंक्लूडेड होंगे। ओके। अब इन सब के बाद कुछ और क्राइटेरिया है जो हमें समझना है। देखो, हमने यहाँ पे देखा कि कॉन्टिन्यूस सर्विस कितनी होनी चाहिए, 5 साल की होनी चाहिए। ठीक है। अब 5 साल के अंदर जो एक साल हम कंसिडर करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो उसका क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। तो इसी एक्ट में लिखा है कि एक साल को अगर हम कंसिडर करना चाहते हैं, तो वो एक साल कैसे कंसिडर होगा। अगर कोई भी सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है, कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे काम जो होता है वो सीजन वाइज होता है, मतलब मे बी वो पूरा साल नहीं रहते, या फिर वो एक साल में कुछ सीजन्स में काम करते हैं, या फिर वो अंडरग्राउंड माइन की बात कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा है जो माइनिंग वर्कर है, तो वहाँ पे एक साल कब कंसिडर होगा, अगर आपने 190 डेज काम किया है। ठीक है। और अगर नॉर्मल कोई और एस्टैब्लिशमेंट है, तो अगर आपने 240 डेज काम किया है। ठीक है। इसके अंदर आप समझ सकते हैं 365 डेज होते हैं, उसमें कुछ हॉलीडेज ऑलरेडी होंगी, जैसे संडेज की या सैटरडेज की, उन सबको हटाने के बाद आपको 240 डेज अगर आपने काम किया है, तो आप ऐसा माना जाएगा कि आपने पूरा एक साल काम किया है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम 6 मंथ्स की बात करें, तो अगर माइन की बात कर रहे हैं तो 95 डेज, और अगर और कोई एस्टैब्लिशमेंट है तो वहाँ पे 120 डेज। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जैसे 1 ईयर था, उसका हाफ हमने किया 6 मंथ्स। सिमिलरली यहाँ पे 190 डेज का 95 डेज किया है, एंड 240 डेज का 120 डेज। तो जितना पीरियड ऊपर लिखा था, हमने नीचे उसको हाफ कर दिया है। ठीक है। तो इतना पीरियड जो है, ये सब हमारा इसी एक्ट में मैंशनड है कि अगर आपने 5 साल तक कॉन्टिन्यूस सर्विस की है, तो वो 5 साल में एक एक साल कब कंसिडर होगा, अगर उस एक साल में आपने 240 डेज काम किया है, अगर आप किसी नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट में है, एंड 6 महीनों में आपने 120 डेज काम किया है। ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग डेज है, ये इसी एक्ट में मैंशनड है। आपको बस ये नंबर्स याद रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा आपको कैलकुलेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है एज सच। इसका अगर न्यूमेरिकल आएगा भी तो बहुत सिंपल आएगा, वो हम आगे समझेंगे। पर इतना आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हु इज़ एलिजिबल। ये हमने जो ऊपर अभी तक देखा है उसी की एक समरी है। ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, जो एम्प्लॉयर होगा वो कौन कौन हो सकता है। ऐसे ऑल एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे एटलीस्ट 10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, सिर्फ फैक्ट्रीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स की बात हो रही है। यानी कि अगर कोई शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, किसी भी तरह की अगर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट 10 एम्प्लॉयज़ हों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर यहाँ पे फैक्ट्री होता, कोई एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पे एटलीस्ट कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, क्योंकि वो इस एक्ट में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। लेकिन आप थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग लगा के ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि ऑल एस्टैब्लिशमेंट विद एटलीस्ट 10 एम्प्लॉयज़, तो अगर एक फैक्ट्री की बात होगी तो वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ होंगे। ओके। नेक्स्ट इज सर्विस पीरियड। ये हमने देखा कि किसी भी एम्प्लॉय को
ग्रेचुटी के लिए कब कंसिडर किया जाएगा? जब उसने 5 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस दी होगी। नेक्स्ट, ये जो 5 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस है, ये रिक्वायरमेंट तब नहीं ली जाती जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या डिसेबलमेंट हो जाए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? डिसेबलमेंट का मतलब क्या है कि जो काम वो ऑलरेडी कर रहा है, जो काम वो नॉर्मली कर पा रहा है, कुछ ऐसा रीज़न हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई और किसी सिकनेस की वजह से वो एम्प्लॉई अब वो अपना काम नॉर्मली नहीं कर सकता। ठीक है, मान लो वो कोई मशीन पे काम करता है एंड किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका हाथ कट गया या फिर वो कोई बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर सकता सेम तरीके से, तो हम क्या बोलेंगे कि अब वो डिसेबल्ड है, अब वो उस काम के लिए डिसेबल्ड है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में ये 5 ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन दोनों केसेस में अगर उसने मान लो 2 साल भी काम किया है या 3 साल भी काम किया है, तो भी हम उसको ग्रेचुटी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैक्सिमम ग्रेचुटी लिमिट। तो एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम कितनी ग्रेचुटी मिल सकती है? वो अमाउंट है 20 लाख। ओके, ये जो अमाउंट है ये पहले 10 लाख था, इसको 2018 में ही बढ़ा के 20 लाख किया गया है। तो 20 लाख की जो है मैक्सिमम ग्रेचुटी किसी भी एम्प्लॉय को मिल सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइम लिमिट फॉर ग्रेचुटी पेमेंट। ये बहुत सिंपल है। जिस दिन से एम्प्लॉय की जो ग्रेचुटी है वो ड्यू हो गई है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर एम्प्लॉय को उसके पैसे मिल जाने चाहिए ग्रेचुटी के। अगर एम्प्लॉयर उसको उसके पैसे नहीं देता 30 दिन के अंदर, तो उसके बाद उसको जो पैसे देने पड़ेंगे वो इंटरेस्ट के साथ देने पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 1 जून को मैंने रिटायरमेंट ली है, तो मुझे अपने पैसे इसके 30 दिन तक मिल जाने चाहिए। ठीक है, 31 डे से क्या होगा? अगर मुझे 30 दिन तक पैसे नहीं मिले, तो 31 डे से मुझे ये पैसा विद इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जितने भी दिन वो लेट देगा उतने दिन का मुझे इंटरेस्ट इसका मिलता रहेगा साथ साथ। ठीक है, तो ये टाइम लिमिट है कि कितने दिन के अंदर पैसे मिल जाने चाहिए, 30 डेज। ओके, तो ये टर्म्स जो है, ये नंबर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि एमसीक्यू जो बनेगा वो इसी तरह के टॉपिक में से बनेगा। हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखा है कि जो फैक्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, यूपीएससी मोस्टली उसी में क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी अगर हम बात करें, तो कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए? मिनिमम 10 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। सर्विस पीरियड कितना होना चाहिए? 5 ईयर्स का, और वो भी कैसा? कॉन्टिन्यूस सर्विस। उसके बाद ये मिनिमम टेन्योर की रिक्वायरमेंट जो है वो वेव ऑफ कर दी जाती है। किस केस में? अगर डेथ हो जाए या डिसेबलमेंट हो जाए। एंड मैक्सिमम ग्रेचुटी लिमिट कितनी है? 20 लाख रुपीज़। उसके अलावा ग्रेचुटी कितने दिन में मिल जानी चाहिए? 30 डेज में मिल जानी चाहिए। अगर 30 डेज में नहीं मिलती है, तो 31 डे से क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा उसी ग्रेचुटी के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट ग्रेचुटी। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर किसी तरह का न्यूमेरिकल भी बन सकता है, और न्यूमेरिकल ना भी बने तो भी आपको ये फॉर्मूला और ये तरीका पता होना चाहिए। तो ग्रेचुटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? दो चीज़ें देखी जाती है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहली क्या? कि एम्प्लॉय की लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि ये सैलरी का मतलब क्या है? वेजेस, जो इसी एक्ट में डिफाइंड है। और वेजेस के अंदर क्या क्या आएगा? हमारा बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो लास्ट वेजेस होंगे, जो लास्ट ड्रॉन वेजेस हैं, ठीक है, मान लो उसने जून में रिटायरमेंट ली है एंड जून में उसको 30,000 पर मंथ वेजेस मिल रहे थे, विच वॉज बेसिक प्लस डीए। तो ये हमें पता होना चाहिए, प्लस उसने कितने साल काम किया है। ठीक है, ईयर्स ऑफ सर्विस पता होना चाहिए। जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें होंगी, तो हम उसके बाद इस फॉर्मूला में रख के ग्रेचुटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ये फॉर्मूला क्या है? लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू 15/26। ठीक है, इसको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला मैंने बताया कि देखो, ग्रेचुटी ऑब्वियसली किस पे कंसिडर होगी? तो उसकी सैलरी है। जिसकी ज़्यादा सैलरी होगी उसको ज़्यादा ग्रेचुटी मिलेगी। सेकेंडली, हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कि उसने कितने साल काम किया है। जिसने जितने ज़्यादा साल काम किया होगा उसको उतनी ग्रेचुटी ज़्यादा मिलेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। कोई एम्प्लॉय ने 5 साल तक सर्विस दी है तो उसको कम ग्रेचुटी मिलेगी। किसी ने 15 साल काम किया है तो उसको ज़्यादा ग्रेचुटी मिलेगी, क्योंकि एम्प्लॉयर क्या होगा? उसके लिए ज़्यादा थैंकफुल होगा। ठीक है, अब ये जो ईयर्स ऑफ सर्विस है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? हम एक चीज़ कंसिडर करते हैं। तो ये ईयर्स ऑफ सर्विस कैसे निकालेंगे? अब देखो, किसी ने एग्जैक्ट नंबर पे तो काम नहीं किया होता कि मतलब एग्जैक्ट किसी ने 6 साल काम किया है या एग्जैक्ट किसी ने 7 साल काम किया है। हमेशा क्या होगा नॉर्मली केसेस में? लोगों ने ऐसे काम किया होगा कि मैंने 5 साल प्लस 5 ईयर्स प्लस 4 मंथ्स काम किया है, या 7 ईयर्स
प्लस 9 मंथ्स काम किया है, ठीक है, या 10 ईयर्स प्लस 11 मंथ्स काम किया है, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मली केसेस में हम देखेंगे कि लोग काम करते हैं। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा मंथ्स एक किसी ने काम किया है तो उसको क्या करेंगे, क्या वो कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, हम सिंपली ये देखते हैं, हमें क्या करना होता है, इसको राउंड फिगर करना होता है, ठीक है। अगर किसी ने भी 6 मंथ से ऊपर काम किया है, ठीक है, इफ द पीरियड ऑफ सर्विस इज ओवर 6 मंथ्स, जो भी लास्ट ईयर था रिटायरमेंट वाला या जो भी डिसेबलमेंट वाला, उसमें अगर 6 महीने से ऊपर काम किया है, जैसे यहाँ पे 9 महीने काम किया है, यहाँ पे 11 महीने काम किया है, तो हम उसको फुल ईयर कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये 7 ईयर प्लस 9 मंथ्स का मतलब क्या होगा, ये टोटल हम किसको कहेंगे, 8 ईयर्स। यहाँ पे 10 ईयर्स प्लस 11 मंथ्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, 11 ईयर्स। यहाँ पे देखो 5 ईयर प्लस 4 मंथ्स है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, सिर्फ 5 ईयर्स, ठीक है। अगर किसी इंसान ने कुछ ऐसा काम किया होता, 7 ईयर्स प्लस 6 मंथ्स एंड 3 डेज, अगर कुछ ऐसा भी काम किया होता तो हम इसको क्या कंसिडर करते, इसको हम 8 ईयर्स कंसिडर करते। ओके, तो 6 मंथ से एक भी दिन अगर आपने ज्यादा काम किया है तो ग्रेचुटी कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरा साल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं किसी ने यहाँ पे 7 ईयर्स काम किया होता तो ये जो ईयर्स ऑफ सर्विस है वहाँ पे सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई होता, लेकिन अगर आपने 6 महीना एक दिन एक्स्ट्रा भी काम किया है तो वो एक साल पूरा ऐड हो जाएगा, आपके लिए 8 ईयर्स ऑफ सर्विस कैलकुलेट होगा। ओके, तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। तो ग्रेचुटी निकालने के लिए हमने देखा लास्ट ऑन सैलरी, ये तो सिंपल हमें पता ही होगी। ईयर्स ऑफ सर्विस हमारे पास होंगे, उसको निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि 6 मंथ से ऊपर काम किया है तो उसको हम राउंड फिगर एक्स्ट्रा लेंगे, अदरवाइज हम पहले वाला नंबर लेंगे। एंड देन हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15/26 से, ठीक है। अभी 15/26 क्या है, तो देखो हम ग्रेचुटी निकालने के लिए हम क्या मानते हैं, हम क्या कंसिडर करते हैं, हम ऐसा सोच के चलते हैं कि हमें उसको हाफ मंथ की सैलरी के बराबर ग्रेचुटी देनी है, ठीक है। अब हाफ मंथ क्यों ले रहे हैं, कि हम मान के चलते हैं कि मान लो 30,000 सैलरी है, तो हम उसको उसकी आधी जो ग्रेचुटी है यानी कि 15,000 वो देंगे। लेकिन कितने टाइम तक के लिए देंगे, जितने साल उसने काम किया है, मान लो 10 साल काम किया है तो इतनी ग्रेचुटी मिलनी चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल केस हो गया। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि 15/26 हमने लिया है, पर वो क्यों लिया है, क्योंकि हम ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं कि एक महीने में 30 डेज वर्किंग नहीं होते हैं, हम इसमें से 4 संडेज माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास पूरे महीने में कितने वर्किंग डेज आ जाएंगे, 26। ओके, एंड जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम 15 पे ही कर रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम 30/2 ही, मतलब जो 15 डेज ऑफ वर्किंग होता है हम उतने के ही पैसे देंगे। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 15/26 से, ठीक है। तो 15 किस लिए, हम 15 डेज सैलरी कंसिडर कर रहे हैं, और 26 किस लिए, क्योंकि हम पूरे मंथ की कंसिडर कर रहे हैं, एंड पूरे मंथ में हम ये मान के चल रहे हैं कि 4 जो संडेज हैं वो हम निकाल देते हैं, तो 26 जो है वो क्या होंगे, वर्किंग डेज होंगे। तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन जाता है। वो क्या है, ग्रेचुटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट ड्रॉन सैलरी उसको मल्टीप्लाई करेंगे ईयर्स ऑफ सर्विस से, एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15/26 से। ओके, यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट। ये बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ भी दिया हुआ है ताकि आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे पढ़ने में और आपको ये याद रहे। तो जो ग्रेचुटी ये मिलती है 20 लाख की, ये क्या है, ये टैक्स फ्री होती है, ठीक है। अगर किसी भी एम्प्लॉय को 20 लाख रुपए मिल रहे हैं ग्रेचुटी के, तो उसको उसके बदले में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको पता होगा जो टैक्स रिजीम होता है, जो इनकम टैक्स भरना होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो किसी की 15 लाख भी इनकम है तो उसके ऊपर कुछ टैक्स देना होगा। पर यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ग्रेचुटी पे 20 लाख तक की भी इनकम है, अगर आपको 20 लाख तक की भी ग्रेचुटी मिल रही है तो उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 20 लाख तक की है, क्योंकि हम ऊपर तो हमने ये देखा था कि मैक्सिमम ग्रेचुटी कितनी हो सकती है, 20 लाख हो सकती है। तो यहाँ पर मैं क्या एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ आपके लिए, कि ये 20 लाख जो है ये मैक्सिमम लिमिट प्रोवाइडेड है इस एक्ट के द्वारा। लेकिन एम्प्लॉयर अगर चाहे, एम्प्लॉयर को अगर लगता है कि नहीं भाई एम्प्लॉय ने तो बहुत एक्स्ट्रा काम किया है, एम्प्लॉय को मैं एक्स्ट्रा पैसे देना चाहता हूँ, तो वो इसके साथ साथ अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा मनी दे सकता है। ओके, बट ये जो होगा ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस होगा, ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है। नॉर्मल सिनेरियो में जो मैक्सिमम लिमिट है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, 20 lakhs। ओके, तो अगर इस तरह का यहाँ पे हम केस कंसिडर करें कि अगर 20 लाख से ऊपर ग्रेचुटी मिल रही हो तो उसके बदले में उसको टैक्स देना पड़ेगा, बट 20 लाख तक की अगर ग्रेचुटी है तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
ओके। एंड ये जो 20 लाख की लिमिट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो 20 लाख की लिमिट है ये सिर्फ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए है। ओके। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जितना भी ग्रेचुइटी का पैसा होता है वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑल ग्रेचुइटी मनी इज टैक्स फ्री। ओके, ऑल ग्रेचुइटी मनी इज टैक्स फ्री। तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए 20 लाख तक की लिमिट है, तब तक आपको ग्रेचुइटी नहीं देनी। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑल ग्रेचुइटी मनी इज टैक्स फ्री। ओके। ना लास्ट हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि ग्रेचुइटी का प्रोसेस क्या होता है पूरा। ये बहुत सिंपल सा है, इसमें आपको बस एक बार समझना है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी आप देख सकते हैं एक बार। तो प्रोसेस क्या रहेगा कि जब भी एम्प्लॉय होगा वो टर्मिनेट होगा। अब टर्मिनेट कैसे हो सकता है वो भी हम समझ लेते हैं। टर्मिनेशन के लिए या तो एम्प्लॉय ने खुद रिजाइन कर दिया, या वो रिटायर हो रहा है, या उसको नौकरी से निकाला जा रहा है। ठीक है, इन सब केसेस में हम क्या बोलेंगे कि टर्मिनेशन हो गया है। तो इन सब केसेस में हम क्या बोलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो एम्प्लॉय क्या करेगा, एक फॉर्म सबमिट करेगा जिसको हम बोलेंगे फॉर्म एफ या फॉर्म आई। ओके। एम्प्लॉयर क्या करेगा, फिर उसको वेरीफाई करेगा, पूरा एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि उसने जो 5 ईयर से कॉन्टीन्यूस सर्विस हमने बात करी वो क्या उसने कंप्लीट करी है या नहीं करी है। एंड देन उसमें से कोई अमाउंट अगर डिडक्शन का है तो वो सब देखेगा। एंड देन पूरा अमाउंट कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद एम्प्लॉयर जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो 30 डेज के अंदर उसको ग्रेचुटी दे देगा। ओके। ये हमने ऊपर भी देखा था, ये सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये पूरा प्रोसेस है। इसके अंदर ये जो फॉर्म वगैरह है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये प्रोसेस जो है ये बहुत बेसिक सा प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था इस पूरे एक्ट में। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ग्रेचुटी देखा, ग्रेचुटी क्या होता है, एक ग्रेटिट्यूड की तरह हमें जो पैसा मिलता है, एक लमसम पेमेंट होता है, यानी कि एक वन टाइम पेमेंट होता है। क्यों दिया जाता है, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। और एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। ठीक है, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव भी हमने देखा। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी। इसमें कॉन्टीन्यूस सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्टीन्यूस सर्विस का क्राइटेरिया कितना है, वो है 5 ईयर ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद हमने वेजेस की डेफिनेशन देखी, हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन देखी, हमने फैमिली की डेफिनेशन देखी, रिटायरमेंट क्या होता है वो देखा, हमने दोनों में समझा कि वॉलंटरी रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने एम्प्लॉयर की डेफिनेशन भी देखी। नेक्स्ट हमने कॉन्टीन्यूस सर्विस को समझा कि 5 ईयर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस सर्विस हमारे पास होनी चाहिए, एंड उसके अंदर ये सब रीजंस हैं। इन सबको अगर आप कंसिडर भी करें तो भी वो सर्विस को हम कॉन्टीन्यूस सर्विस ही माना जाएगा। फिर क्वालिफाइंग डेज जो हमने पढ़े, एंड ये 4 डेज जो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है। एक साल के लिए 190 डेज अगर कोई अंडरग्राउंड माइन है, नॉर्मल केसेस में 240 डेज। जब 6 मंथ्स की बात करें तो 95 डेज एंड 120 डेज, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने क्या बात करी, एक और इंपॉर्टेंट बात कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। 10 एम्प्लॉयज़ का कोई भी स्टैब्लिशमेंट है वहाँ पर ये अप्लाई होगा। प्लस इसके अंदर एक और चीज़ जो हमने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के टाइम भी पढ़ी थी, कि एक बार अगर ये एक्ट किसी स्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई हो गया तो भले ही वहाँ पर एम्प्लॉयज़ कम हो जाएं, ये एक्ट वहाँ पे हमेशा अप्लाइड रहेगा। ओके। नेक्स्ट, सर्विस पीरियड कितना होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस। अगर डेथ या डिसेबलमेंट हो जाती है एम्प्लॉय की तो ये 5 ईयर का जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है ये वेव ऑफ हो जाता है। इसके कम में भी हम उसको ग्रेचुटी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम ग्रेचुटी लिमिट कितनी होती है, यूजुअली 20 लाख होती है, बट एम्प्लॉयर चाहे तो वो एक्स्ट्रा मनी दे सकता है। ओके। टाइम लिमिट कितनी है, एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को 30 डेज के अंदर पैसा देना पड़ेगा ग्रेचुटी का। देन कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत लॉजिकली भी अगर सोचें कि जो सैलरी होगी उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितने साल तक काम किया है, एंड देन 15 डेज की हम उसको सैलरी देने का सोचते हैं, 26 नंबर ऑफ डेज हम कंसिडर करेंगे मंथ के, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। देन हमने टैक्स एग्जेम्पशन की बात करी कि 20 लाख जो है पूरा ग्रेचुटी अगर हम मैक्सिमम कंसिडर करें तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए पूरा 20 लाख तक का टैक्स फ्री है, एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए उससे भी ज़्यादा अगर मिलता है तो वो टैक्स फ्री है। देन पेमेंट प्रोसेस हमने देखा। तो ये हमारा था पूरा एक्ट। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब इससे लेके। फर्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाइज टू एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग। आप कमेंट सेक्शन में पहले मुझे आंसर बताइए इसका। तो हमने अभी ऊपर देखा कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कब अप्लाई होगा, जहाँ पे मिनिमम कितने एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे, 10।
तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 10 और मोर पर्सन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीशन ऑफ कंटिन्यूस सर्विस 5 years इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ टर्मिनेशन ड्यू टू डेथ ऑफ एम्प्लॉय, डिसेबलमेंट, रिजिग्नेशन एंड रिट्रेंचमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? हमने देखा था कि जो 5 years की रिक्वायरमेंट है वो कुछ केसेस में हमें ज़रूरत नहीं होती है। वो क्या क्या केसेस होते हैं? एक होता है डेथ ऑफ एम्प्लॉय और एक होता है डिसेबलमेंट। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय खुद रिज़ाइन कर रहा है तो वहाँ तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 साल पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे उसको, अदरवाइज तो ग्रेचुटी लेने के लिए वो 2 साल बाद रिज़ाइन कर देगा। क्या रिट्रेंचमेंट? ये भी हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड का ए, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, gratuity is paid to employee of for every completed year of service or part thereof in excess of 6 months at the rate of 15 days wages. While calculating the 15-day wages, the number of working days in a month are taken as. अब इसमें देखो पूरी इतनी लंबी स्टोरी लिखी है ये ऊपर की, ये अगर नहीं भी दी होती तो भी आपको ये आंसर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर सिर्फ इतना दिया होता कि वाइल कैलकुलेटिंग द 15-day wages द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ आर टेकन एज, तो यहाँ पर हमें पता है कि जब हम बात करते हैं एक नंबर ऑफ डेज की, तो वर्किंग डेज इन अ मंथ कितना कंसिडर किया जाता है। जब हमने ऊपर फॉर्मूला भी देखा था ग्रेचुटी का, तो वो क्या था? लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? हमने मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, एंड उसको हमने मल्टीप्लाई किया था किससे? 15/26 से। ओके, इससे हम समझ सकते हैं 15-day वेजेस कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डेज कितने लिए जा रहे हैं? 26। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी, 26। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेचुटी पेबल हैज बीन इंक्रीज टू। ये भी हमने अभी देखा था कि पहले ये जो अमाउंट था वो कितना था? 10 लाख था, एंड रिसेंटली इसको 2018 में इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 20 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ का बी, 20 लाख। लास्ट क्वेश्चन, under section 5 an employee can nominate a person for receiving gratuity in case of his death. The maximum number of nominees allowed is option A 1, B 2, C more than 1 and D no limit is specified. ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहले तो आप खुद सोचेंगे कि इसका लॉजिकली आंसर क्या होगा, कि कितने नॉमिनीज जो हैं वो अलाउड होंगे एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको लॉजिकली ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं इसका आंसर आपको रिप्लाई करूंगा। एंड ये हमारा था पूरा एक्ट। हमने बहुत जल्दी ये एक्ट कवर कर लिया क्योंकि ये बहुत सिंपल एक्ट है एंड बहुत इजी एक्ट है, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी इस एक्ट से रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी पीडीएफ में आपको इस चैनल के बाकी सारे वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप आराम से नेविगेट करके कोई भी एक्ट की वीडियो आराम से देख सकते हैं। हमने काफ़ी हद तक ना इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस कंप्लीट कर लिया है। कुछ एक्ट्स बचे हैं वो हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम क्विज़ भी करते रहते हैं, एंड आपको जितने भी लेक्चर्स हैं उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।